अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर है सेल टैक्स वाला, उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे सेल टैक्स का मैकेनिज़्म समझने से। अच्छा, सेल टैक्स जो है इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? तो मैकेनिज़्म जो है उसकी बात करने से पहले हम कहेंगे कि जो आपका इनपुट है और जो आउटपुट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमने अभी तक लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कशन की थी कि किस तरीके से कोई भी जो बिज़नेस है जो सेल टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा होगा वो किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करेगा। तो हमने एक रफ सा आइडिया लिया था कि से जैसे होंडा बाइक्स वाली अपनी सेल टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे होंगे तो वो आउटपुट में से लेस करेंगे इनपुट। आउटपुट में से इनपुट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो इसको गवर्नमेंट को उन्होंने जमा करवानी है और ये उनके सेल टैक्स के अगेंस्ट पेमेंट होगी। ये एक किस्म का वो सेल टैक्स पे कर रहे होंगे। अच्छा, अब ये सेल टैक्स का मैकेनिज़्म समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये दो चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो कि ये दोनों हैं क्या। ठीक है। आउटपुट जो है वो टैक्स होता है जो आप रिकवर करते हो अपने कस्टमर से जब आप उनको सेल करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इनपुट वो टैक्स होता है जो आप पे करते हो जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो। लाइक ये प्रीवियस एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें होंडा बाइक्स जो थे, ये से एक बिजनेस था। इसने जब परचेजेस की, इन परचेजेस के ऊपर उसने जितना भी सेल टैक्स पे किया, ये उसका क्या था? इनपुट था। और जब इसने बाइक बेची, इसके ऊपर जितना सेल टैक्स उसने अपने कस्टमर से रिसीव किया ताकि वो गवर्नमेंट को जमा करवा सके, ये उसका आउटपुट था। आउटपुट जो है वो क्या है? जब आप सेल करते हो उसके ऊपर जो आप रिसीव कर रहे होते हो सेल टैक्स, वो आउटपुट कहलाता है। और इनपुट क्या है? वो टैक्स जो आप परचेजेस के टाइम पे जिस सप्लायर से आप वो परचेजेस कर रहे होते हो उसको पे करते हो। तो ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी थी कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं। हम कहते हैं कि एक इंपोर्टर जो है, से इंपोर्टर ने परचेज की हैं गुड्स 200 की और उसने सोल्ड की हैं मैन्युफैक्चरर को 300 की। हमने सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसमें डिफरेंट पार्टीज होती हैं जो आपस में ट्रांजैक्शंस कर रही होती हैं। हम यहाँ पे ये अजम्पशन ले रहे हैं कि से एक जो इंपोर्टर है वो बाहर से पाकिस्तान में कुछ चीज़ इंपोर्ट करता है। ठीक है, ताकि वो उस चीज़ को बेच सके। अच्छा, उससे अगली पार्टी है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन है? से इसने चीज़ें बनानी है। वैसे तो ये लोकली भी परचेज करके रॉ मटेरियल चीज़ें बना सकता है, लेकिन हम इस केस में कह रहे हैं कि ये इंपोर्टर से रॉ मटेरियल परचेज करता है। ठीक है, तो इसको ज़रा समझते हैं अब। इंपोर्टर ने परचेज की हैं गुड्स 200 की और 300 की वो बेची हैं मैन्युफैक्चरर को। अच्छा, अब इसने जब जो है वो इंपोर्ट की होगी तो इंपोर्ट के ऊपर भी ना सेल टैक्स लगता है। जब चीज़ें पाकिस्तान में पहुंचती हैं तो जब वो क्लियरेंस के प्रोसेस में गुजर रही होती हैं, ठीक है, आपने इंपोर्ट की है तो इंपोर्ट या तो आपने थ्रू सी की होगी या थ्रू एयर की होगी। अगर आपने समुंदर के ज़रिए कोई चीज़ पाकिस्तान में मंगवाई है या आपने हवा के ज़रिए प्लेन के ज़रिए कोई चीज़ पाकिस्तान में मंगवाई है, तो क्लियरेंस के टाइम पे ना आपको कुछ चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज़ आपको पे करनी पड़ जाती हैं, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, आपको एक्साइज़ ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं। इसी तरह सेल टैक्स भी पे करना पड़ता है और इनकम टैक्स भी आपको इंपोर्ट के टाइम पे करना पड़ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं इस टाइम सेल टैक्स की। तो इंपोर्टर ने जब 200 की चीज़ें परचेज़ की, कि पाकिस्तान के बाहर से उसने परचेज़ की होंगी, पाकिस्तान में लाया होगा। इसने जब 200 की चीज़ें परचेज़ की ना, तो इंपोर्ट के ऊपर इसको सेल टैक्स देना पड़ा। क्या वो 18% इसको देना पड़ा होगा? से वो 36 रुपये का इसने इनपुट पे किया हुआ है। जब इसने यही चीज़ें अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके मैन्युफैक्चर को 300 की बेची, तो अब इसका आउटपुट कितना है? 300 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो 54 रुपये। ठीक है, अब इसने मैन्युफैक्चर से जो पैसे रिसीव किए होंगे वो कितने किए होंगे? 300 की चीज़ें प्लस 54 सेल टैक्स की मद में। ठीक है, 354 रुपये इसने लिए होंगे। जब इसने इंपोर्ट की तो 200 की चीज़ें थी प्लस 36 रुपये इसने इंपोर्ट के ऊपर ये खर्चा किया। अच्छा, ये 36 रुपये इसने
क्लियरेंस के टाइम पे दे दिए होंगे, वो इसके बिहाफ पे गवर्नमेंट के पास चले गए होंगे, इंपोर्टर के बिहाफ पे। अब इंपोर्टर ने जब मैन्युफैक्चरर को बेचे तो मैन्युफैक्चरर को इसने जब इनवाइस बना के दी होगी तो इसने कहा होगा 300 की चीज़ें हैं मेरी और इसके ऊपर 54 का सेल टैक्स है 18% के हिसाब से। अब ये इसने मैन्युफैक्चरर से इंपोर्टर ने ले लिया, ठीक है। इसने क्या किया होगा कि 300 की इसकी चीज़ें हैं वो इसने अपने ड्रॉर में रख लिए होंगे 300, बाकी 54 इसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किए हैं मैन्युफैक्चरर से। ये 54 इसने गवर्नमेंट को देने थे। जब ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा ना सेल टैक्स की, तो ये कहेगा भाई मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे 54 रिसीव कर लिया मैन्युफैक्चरर से, लेकिन जब मैंने इंपोर्ट की थी ना तो गवर्नमेंट ने मेरे से पहले ही कुछ जो है वो इनपुट ले लिया है 36 का। तो ये इसमें से अगर हम 54 में से 36 लेस कर दें तो इसने 18 मज़ीद गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। यानी कि इसने जो सेल टैक्स पहले इंपोर्ट के टाइम पे दिया था 36 का, इसने वो अपना एक किस्म का एडजस्ट कर लिया। कैसे एडजस्ट कर लिया कि इसने 354 मैन्युफैक्चर से लिए, 300 तो इसके अपनी चीज़ के थे वो उसने साइड पे रख लिए, 54 इसने सेल टैक्स के लिए थे। अब ये सारे के सारे ये गवर्नमेंट को जमा करवा सकता था, लेकिन क्योंकि इसने इंपोर्ट के टाइम पे पहले सेल टैक्स दिया हुआ था, इसने 54 में से भी 36 अपनी जेब में डाल लिए, क्योंकि वो 36 इंपोर्ट के टाइम पे इसके पहले से गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके थे। और बाकी जो बच गया था 18 वो इसने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। तो देखा जाए तो ये 300 के ऊपर 54 गवर्नमेंट के पास जाने चाहिए थे और वो चले भी गए, ठीक है। वो कैसे चले गए कि 18 इंपोर्टर ने अब दे दिए जब उसने आगे बेचा है, और 36 जब उसने इंपोर्ट की थी तब उसने दे दिए थे, ठीक है। अब आ गई चीज़ मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर ने 300 की चीज़ें खरीदी थी, ठीक है, इंपोर्टर से, और अब वो उसको कोई कन्वर्ट करेगा किसी और चीज़ में तो 700 की बेचने जा रहा है रिटेलर को। अब जब ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा या रिटेलर जब इससे खरीदने आएगा तो इसने रिटेलर को कहा, क्या कहा होगा, इसने कहा होगा 700 की मेरी चीज़ें प्लस इसके ऊपर 18%, यानी कि 126 मज़ीद, यानी कि 826 की इसने ये चीज़ें बेची होंगी रिटेलर को। रिटेलर से इसने 826 ले लिए, 700 तो इसने अपनी चीज़ों के अगेंस्ट दिए, जो 126 इसने सेल टैक्स की मद में लिए, ये सारे के सारे ये गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाएगा। ये कहेगा कि 126 में से तो मेरे से इंपोर्टर पहले ही 54 ले चुका है ये वाले, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट के पास पहले पहुंच गए होंगे। तो अब ये जो 126 में से 54 निकाल दो, बाकी जो 72 बनते हैं ये गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो मैन्युफैक्चर का आउटपुट कितना था 126, जब इसने रिटेलर को बेचा तो उससे इसने सेल टैक्स 126 का लिया, और इनपुट कितना था, जितना इसने इंपोर्टर से खरीदते हुए उसको सेल टैक्स दिया हुआ था वो 54 था। 126 में से 54 लेस किए तो 72 इसने गवर्नमेंट को मजीद जमा करवाने। अच्छा, रिटेलर के पास जब चीज़ आई तो इसने 700 की वो चीज़ खरीदी थी, हाँ 700 के ऊपर इसने 126 सेल टैक्स भी दिया हुआ था। अब ये 700 की इसने चीज़ खरीदी थी, ये आगे कस्टमर को या कंज्यूमर को 195 की बेचेगा। तो जब ये कस्टमर को बेचेगा, इसकी कोई रिटेल शॉप होगी, वहाँ पे जब कोई कस्टमर आएगा तो ये कहेगा कि भाई 950 की मेरी ये चीज़ है, इसके ऊपर 18% सेल टैक्स, तो 171 का वो भी दो, ठीक है। यानी 950 प्लस 171 इसने कस्टमर से ले लिया होंगे, ठीक है। अब 171 इसके पास आया, साथ 950 है, 950 तो इसकी अपनी चीज़ के थे, वो इसने अपनी जेब में रख ली। 171 में से इसने कहा 126 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ मैन्युफैक्चरर को, तो वो इसने लेस कर लिए, बाकी 45 है। तो सेल टैक्स रिटर्न में हम क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स उसमें से लेस कर देते हैं इनपुट को, बाकी जो बचता है वो हम क्या करते हैं गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। तो इसने बाकी 45 क्या किए होंगे, गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। अब ज़रा हम देखें, अगर हम इस पूरे केस को एनालाइज करें जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो गवर्नमेंट को जो जमा हुआ ना खजाने में पैसा, वो हुआ है 171 रुपये। कैसे 171 जमा हुए हैं, इंपोर्टर ने गवर्नमेंट को इंपोर्ट स्टेज पे 36 सेल टैक्स में दे दिए थे, ठीक है? जब उसने इंपोर्ट की थी तो इनपुट में उसने 36 वहाँ पे दे दिए थे। फिर उसने जब आगे बेचा था इंपोर्टर ने मैन्युफैक्चरर को, तो उससे उसने 54 लिए थे, लेकिन 54 सारे का सारा जमा नहीं करवाया था, उसने कहा 36 मैं पहले जमा करवा चुका हूँ, 18 मजीद जमा करवा देता हूँ। तो यहाँ पे 18 मजीद गवर्नमेंट के पास चला गया था। अच्छा, मैन्युफैक्चरर ने
जब आगे बेचा था रिटेलर को तो उसने उससे 126 लिए थे, लेकिन च्यवन वो पहले दे चुका था तो उसने 72 रुपीज़ मजीद गवर्नमेंट को जमा करवा दी थी। अच्छा, रिटेलर ने जब आगे कंज्यूमर को चीज़ बेची तो उसने कंज्यूमर से 171 रुपये लिए, जिसमें से वो 126 रुपये पहले जमा करवा चुका था, तो उसने बाकी 45 रुपये जमा करवा दी। अब इन सब का टोटल करें कि गवर्नमेंट के पास पैसे कितने पहुंचे, तो वो पहुंचे 171 रुपये। और ये 171 रुपये का बर्डन किसके ऊपर पड़ा? ये पड़ा आखिरी कस्टमर के ऊपर, जिसने सबसे एंड पे परचेज की और उसने आगे सेल नहीं करनी थी, उसने उस चीज़ का इस्तेमाल करना था। तो उसी ने 171 रुपये दिए थे रिटेलर को, और वो 171 रुपये ही घूम फिर के गवर्नमेंट के पास पहुंचे हैं। यानी कि सेल टैक्स में होता क्या है कि जो एंड कंज्यूमर होता है ना, सारा बर्डन सेल टैक्स का वो बेयर कर रहा होता है। ठीक है, बाकी पार्टीज अपना रिकवर करती जाती हैं साथ साथ। ठीक है, एंड पे एक 171 रुपये जो टोटल गवर्नमेंट के खजाने में पहुंचे ना, वो कंज्यूमर की जेब में से। एक और एग्जांपल करते हैं हम, ताकि मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर हो जाए इनपुट और आउटपुट का। आउटपुट क्या होता है? जो टैक्स रिकवर करते हो आप सेल के ऊपर। हम एग्जांपल लेते हैं होंडा कार्स की। होंडा कार ने जब सेल की होगी गाड़ी, तो उसने टैक्स रिकवर किया होगा। से कि उसने 30 लाख की एक गाड़ी बेची है, तो उसके ऊपर 18% सेल टैक्स लेके, तो वो कितना होगा? 5,40,000 का उसने सेल टैक्स जो है वो आगे कस्टमर से लिया होगा। ठीक है, ये कस्टमर से उसने क्या किया होगा? 5,40,000 का उसने सेल टैक्स लिया होगा। ये वो टैक्स है जो उसने सेल के टाइम पे रिकवर किया है। अच्छा, अब ये सारे का सारा वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाएगा। वो कहेगा कि भाई मैंने जब टायर्स परचेज किए थे ना लोकली, देखिए 1 लाख के परचेज किए थे, उसके ऊपर भी मैंने 18% सेल टैक्स दिया हुआ है, यानी कि 18,000 वो दिया हुआ है। फिर जब मैंने इंजन इंपोर्ट किया था 5 लाख का, तो उसके ऊपर भी इंपोर्ट के टाइम पे मेरा 90,000 का कटा हुआ है। फिर जब मैंने लग्जरी सीट्स खरीदी थी 2 लाख की, तो उसके ऊपर भी मेरा 36,000 कटा हुआ है। फिर जब मैंने प्रोवेंशियल सेल टैक्स पे किया था अकाउंटिंग सर्विसेज लेने के लिए, किसी से भी अकाउंटिंग सर्विसेज इसने ली होंगी, तो प्रोवेंशियल सेल टैक्स उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो वो कहता है 50,000 की मैंने सर्विसेज ली थी, उसके ऊपर भी 18% के हिसाब से मैंने दिया था, 9,000 रुपये मैं वहाँ भी जमा करवा चुका हूँ। फिर मैंने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी टैक्स पे किया वायर्स के ऊपर। 30,000 की मैंने वहाँ से वायर्स खरीदी, उसके ऊपर 18% पे किया, 5 लाख, सॉरी 5,400 का। तो इसने कस्टमर से कितना रिकवर किया सेल टैक्स? 5,40,000। इसमें से ये सारे टैक्सेस जो इसके इनपुट हैं, ये वो पहले ही गवर्नमेंट को दे चुका है। तो अब वो कितने देगा? 3,81,000 मजीद दे देगा। ठीक है, तो कस्टमर कितने पे कर रहा होगा गाड़ी के लिए? कस्टमर पे कर रहा होगा कि गाड़ी कितने की थी? ठीक है, 30 लाख की, प्लस ये सेल टैक्स टोटल। ठीक है, 5,40,000। और ये अगर हम देखें तो ये गाड़ी की वैल्यू जो है एक्सक्लूसिव और सेल टैक्स थी 30 लाख। सेल टैक्स इसमें ऐड हुआ तो इंक्लूसिव कितने की होगी गाड़ी की वैल्यू? 35,40,000। ठीक है। अब जब भी मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हो, तो आप ये पैसा पे कर रहे होते हो दुकानदार को। इस पैसे में से चीज़ की कीमत ये होती है, और बाकी सेल टैक्स आप पे कर रहे हो। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं हम। तो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन है हमारे पास। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद ये कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। वो बंदा जो रजिस्टर्ड हो चुका है या जिसकी जिम्मेदारी है कि उसको रजिस्टर हो जाना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। अब ये अजीब सी डेफिनेशन लगेगी, बट ऐसे ही है कि वो बंदा जो रजिस्टर हो चुका है, या वो बंदा जो लाइबल है कि उसने रजिस्टर होना। रजिस्टर कैसे होते हैं? जैसे आप अपना लॉगिन पासवर्ड बनाते हो ना फेसबुक का, या किसी भी सोशल अकाउंट आप बना रहे होते हो, तो उसका जैसे आप बना रहे हो, तो सेम इसी तरह सेल टैक्स की भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो। अच्छा, इसके लिए कुछ और मजीद रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। वो आपसे डिफरेंट चीज़ें मांग रहे होते हैं कि आप अपने ऑफिस की पिक्चर्स भेजो, फिर वो विजिट भी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, या जो लाइबल है कि उसने रजिस्टर होना। However, a person liable to be registered but not registered cannot claim benefits available to registered person। अच्छा, उसने कहा कि जो बंदा अभी रजिस्टर नहीं हुआ लेकिन वो लाइबल टू बी रजिस्टर है, वो रजिस्टर्ड पर्सन ही कहलाएगा, लेकिन वो बेनिफिट्स वो नहीं ले सकेगा जो एक रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास गुड्स की। गुड्स इंक्लूड प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक, शेयर्स। वो कहता है एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक, शेयर्स, इनको छोड़ के किसी किस्म की भी मूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाएगा कि ये गुड्स हैं। प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स कहलाता है, और किसी भी किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो भी गुड्स में आती है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी या स्टॉक शेयर्स वगैरह गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते, ये इसकी एक्सेप्शन हैं। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं बच्चों? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आप पढ़ोगे लॉ में, उसी की बात हो रही। तो ये सिंपल इसी तरह आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ई इंटरमीडियरी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक ई इंटरमीडियरी क्या होती है? मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज ई इंटरमीडियरी फॉर फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। देखें तो ये एक बंदा है जो कि चार्टर्ड अकाउंट, ये बंदा भी बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेसमैन है, और ये बंदा भी बिजनेसमैन। अब इन दोनों ने सेल टैक्स रिटर्न जमा करवानी, इसने भी और इसने भी। अब इनके पास खुद इतना टाइम नहीं है ये क्या करते हैं, ये किसी ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जो इसकी काबिलियत रखता है कि वो इनके बिहाफ पे जो है ना वो सेल टैक्स रिटर्न्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो बोर्ड उनसे मांग रहा हो इन दोनों बिजनेसमैनों से, वो जमा करवाए। तो ये इसको हायर कर लेंगे। ये इनका क्या है? इंटरमीडियरी है। ये एक ब्रिज के तौर पे काम करेगा इन बिजनेसमैनों के दरमियान में और एफपीआर के दरमियान में। एफपीआर को रिटर्न्स ये इन दोनों की जमा करवा रहा होगा, या कोई और डॉक्यूमेंट्स एफपीआर को चाहिए वो इन दोनों के बिहाफ पे ये बंदा करवा रहा होगा इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या ये लॉयर होगा, ये इंटरमीडियरी जो है, इसको अपनी भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है एफपीआर के साथ कि भाई मैं आज के बाद ई इंटरमीडियरी के तौर पे लोगों की रिटर्न्स वगैरह और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल करना चाहता हूँ। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है टैक्स इनवाइस की। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, वहाँ पे आपको जो इनवाइस मिल रही होगी ना, वो कुछ इस तरह की इनवाइस होगी कि यहाँ पे उसका जो है ना आप कह लो कि सेल टैक्स इनवाइस नंबर आ रहा होगा। ठीक है, से 0015 इस तरह करके कोई नंबर आ रहा होगा, फिर डेट आ रही होगी, एंड सोन जो है ना उस बिज़नेस का नाम आ रहा होगा, फिर वो कहेगा कि आपने जो है वो पिज़्ज़ा खाया है। ठीक है, एक पिज़्ज़ा है और वो आपने खाया है 5,000 का। तो इस तरह की एक इनवाइस बन रही होगी जिसके नीचे साइन सून हो रहे होंगे। तो टैक्स इनवाइस क्या होती है? मीन्स अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 23। मतलब ये एक सेक्शन है 23, उसके तहत जो आपने डॉक्यूमेंट इशू करना है ना कोई सेल करते हुए, तो वो आपकी टैक्स इनवाइस कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर हमारे पास अब जो डेफिनेशन आ रही है ये समझने की बात है। हमने ना अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सारी डेफिनेशंस ही पढ़ी। अच्छा, डेफिनेशंस के साथ साथ ना मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाई, जैसे मैंने इनपुट की बात की आपके साथ और आउटपुट की बात की। ये हमने एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया है, इनपुट और आउटपुट। अब हम इसकी बकायदा डेफिनेशन देखने जा रहे हैं जो सेल टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। यानी कि इनपुट टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स इसको बकायदा तौर पे डिफाइन कर रहा है कि आपका इनपुट टैक्स क्या है। अब हम उस डेफिनेशन की बात करते हैं। इनपुट टैक्स जो है इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इनपुट टैक्स क्या होता है? उसका मतलब ये होता है नंबर 1 टैक्स, ठीक है, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, अब हम इसको अगर यहाँ पे पेड का वर्ड लगाएं तो फिर बेहतर समझ आएगा। टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन से हमने कहा होंडा आर्स, उसका इनपुट क्या था? जो उसने टैक्स पे किया जब उसको गुड्स रिसीव हुई। लाइक इसने टायर्स जब खरीदे थे, तो टायर्स खरीदते हुए इसने जो सेल टैक्स पे किया था वो इसका क्या था? इनपुट टैक्स था। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इनपुट टैक्स में और क्या चीज़ें आ जाती हैं? टैक्स पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय द पर्सन। होंडा कार वालों ने से के इंजन इंपोर्ट किया, उस इंजन को इंपोर्ट करने के ऊपर जब उन्होंने सेल टैक्स जो पे किया वो उनका क्या होगा? इनपुट टैक्स हो।
अच्छा, तीसरा क्या है, टैक्स पेड अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट इन सेल टैक्स मोड ऑन गुड एंड सर्विसेज एक्वायर्ड बाय द पर्सन। ठीक है, से कि हमने कहा कि होंडा कार्स ने लग्जरी सीट्स खरीदी। ठीक है, इन लग्जरी सीट्स के ऊपर उन्होंने जो टैक्स पे किया वो एक और कानून है जिसका नाम है फेडरल एक्साइज एक्ट, उसके तहत इन्होंने कोई टैक्स पे किया। अच्छा, वो क्या है, इन सेल टैक्स मोड, जो बिल्कुल सेल टैक्स की तरह का ही है, वो गुड्स पे भी लग सकता है, सर्विसेज पे भी लग सकता है। तो ये जो होंडा वालों ने लग्जरी सीट्स खरीदते हुए फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत सेल टैक्स मोड में जो टैक्स पे किया, उसको भी हम उसका इनपुट टैक्स कहेंगे, उसको भी सेल टैक्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिर है प्रोवेंशियल सेल टैक्स पेड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड टू दी पर्सन। हमने कहा होंडा कार वालों ने एक अकाउंटेंट से सर्विसेज ली, उसके ऊपर जो उन्होंने प्रोवेंशियल सेल टैक्स पे किया वो भी उनका क्या है, इनपुट टैक्स है। फिर हम कहते हैं टैक्स पेड अंडर सेल टैक्स एक्ट एज अडॉप्टेड इन आज़ाद स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन। इन्होंने होंडा कार वालों ने कोई वायर्स खरीदी थी आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी सेल टैक्स एक्ट 1990 जो है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। उनका अपना कोई कानून नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान का ही कानून जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाला। वहाँ से आपने कोई चीज़ें खरीदी और उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, उसको भी आपका इनपुट टैक्स ही कहेंगे। ये जो भी मैंने बातें की हैं, ये जो अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी ना, ये मैंने इसकी की है। यानी कि आपने लोकली अगर टायर्स परचेज किए, इसके ऊपर जो सेल टैक्स दिया वो भी आपका इनपुट है, ये भी इनपुट था। आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की, जैसे इंजन इंपोर्ट किया, इसके ऊपर जो आपने सेल टैक्स दिया ये भी आपका इनपुट है। आपने लग्जरी सीट्स जो हैं उसके ऊपर टैक्स पे किया, ये फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत होगा और इन मोड ऑफ सेल टैक्स होगा, यह भी आपका इनपुट टैक्स समझा जाएगा। फिर आपने प्रोवेंशियल सेल टैक्स पे किया अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए, तो ये जो आपका प्रोवेंशियल सेल टैक्स है ये भी आपका इनपुट होगा। ठीक है, ये भी आपका इनपुट है। फिर आपने वायर्स खरीदी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से, तो यहाँ पे जो आपने टैक्स पे किया ये भी आपका इनपुट टैक्स है। तो ये सारे आपके इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आते हैं। याद करने के लिए यहाँ पे पेड का वर्ड आप भी ना लिखिएगा, यही वर्ड लिखिएगा। सिंपल है, याद कैसे करना है आपने, आपने कहना है कि वो टैक्स जो दिया जाता है जब किसी बंदे को सप्लाई ऑफ गुड्स मिलती है तो वो उसका इनपुट होता है। वो टैक्स जो दिया जाता है जब कोई बंदा गुड्स इंपोर्ट करता है वो भी उसका इनपुट टैक्स होता है। वो टैक्स जो दिया जाता है फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत जो इन सेल टैक्स मोड होता है गुड और सर्विसेज जो वो खरीदता है बंदा, तो वो भी उसका इनपुट टैक्स होता है। प्रोवेंशियल सेल टैक्स जो सर्विसेज के ऊपर देता है जब सर्विसेज उसको प्रोवाइड या रेंडर की जाती हैं, वो भी उसका इनपुट टैक्स होता है। और वो टैक्स जो सेल टैक्स एक्ट एज अडोप्टेड इन स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स पे होती है, वो भी क्या है, इनपुट टैक्स है। अब सेम इसी तरह आउटपुट टैक्स की बात कर लेते हैं। तो आउटपुट टैक्स क्या है? आउटपुट टैक्स जो है, अगर आपको याद हो, इनपुट होता है जो हम परचेजेस के ऊपर दे रहे होते हैं, और आउटपुट होता है जब हम सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो हम ले रहे होते हैं। तो आउटपुट इन रिलेशन टू आर रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स टैक्स। अब यहाँ पे हम रिसीव के साथ इसको रिप्लेस कर लेते हैं, टैक्स रिसीव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय द पर्सन। है, तो ये हो गया, ये भी आपका आउटपुट टैक्स होगा, यानी कि आपने कोई चीज़ बेची है उसके ऊपर जो आपने टैक्स रिसीव किया है वो आपका आउटपुट टैक्स है। टैक्स चार्ज अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट इन सेल टैक्स मोड ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडेंस ऑफ सर्विस बाय द पर्सन। यानी कि टैक्स जो इसने लिया है फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर, इन सेल टैक्स मोड, ये होना ज़रूरी है कि सेल टैक्स के मोड के ऊपर उसने लिया है, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की सूरत में हो या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज की सूरत में हो, ये भी उसका आउटपुट होगा। अच्छा, सेल टैक्स रिसीव्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पर्सन, ठीक है, अंडर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी
टैक्स ऑन सर्विसेज या जो भी है, मतलब प्रोवेंशियल सर्विसेज वगैरह का जो आपका टैक्स है वो भी आपका आउटपुट टैक्स है, जो आप सर्विसेज दे के उसके ऊपर लोगों से लेते हो। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है टैक्सेबल गुड्स की। टैक्सेबल इनकम तो हमने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ी, मतलब वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो टैक्सेबल इनकम कहलाती है। तो टैक्सेबल गुड्स कौन सी होंगी? जिनके ऊपर सेल टैक्स लगता है। ठीक है, टैक्सेबल गुड्स मीन ऑल गुड्स अदर देन एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 13। सारी गुड्स वो टैक्सेबल हैं, लेकिन कुछ को एग्जाम्प्ट किया गया है अंडर सेक्शन 13, उनको छोड़ के सारी गुड्स जो हैं वो आपकी क्या हैं? टैक्सेबल गुड्स हैं। अच्छा, अब ये जो है ये आपके सेल टैक्स एक्ट की वर्डिंग नहीं है, या वहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखी हुई। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है। इसको ज़रा अब हम समझते हैं। सो बच्चों, जब भी हम सेल कर रहे होते हैं ना, तो सेल किस तरह की होती है? एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं टैक्सेबल, और एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं एग्जेम्प्ट। जो टैक्सेबल सेल होती है ना, ये आप लोकली भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट की सूरत में भी कर सकते हो। यानी लोकली का मतलब है विद इन पाकिस्तान भी आप टैक्सेबल सेल कर सकते हो, और एक्सपोर्ट यानी आउटसाइड पाकिस्तान भी आप चीज़ें बेच सकते हो, ये भी टैक्सेबल ही होंगे। जो लोकल सेल्स है, ये दो तरह के लोगों को हो सकती है। एक तो उस बंदे को हो सकती है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि जो सेल टैक्स में खुद रजिस्टर्ड है, और एक वो बंदा होगा जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो सेल टैक्स में अभी रजिस्टर्ड नहीं हो। होंडा कार्स की हमने एग्जांपल की। होंडा कार ने जब आगे गाड़ी बेची होगी, तो वो टैक्सेबल सेल होगी उसकी, क्योंकि उसके ऊपर वो सेल टैक्स ले रहा है। तो अगर तो उसने गाड़ी एक्सपोर्ट कर दी तो वो एक्सपोर्ट टैक्सेबल सेल होगी। अगर उसने लोकल टैक्सेबल सेल की है, तो फिर देखना होगा कि जिस बंदे ने वो गाड़ी खरीदी है या जिसको होंडा कार्स वालों ने गाड़ी बेची है, क्या वो बंदा रजिस्टर है सेल टैक्स के साथ? अगर तो रजिस्टर है तो फिर उससे आपने 18% सेल टैक्स लेना है। अच्छा, अगर वो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आपने उससे 18% तो लेने ही लेना है, प्लस आप एडिशनल 3% लोगे। अब ज़रा आप याद करो, जब हमने सेल टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें कहा था टैक्स, एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स क्या होता है कि 18% से ऊपर मजीद अगर कोई टैक्स लगाना है तो वो भी सेल टैक्स ही कहलाता है। सो अब आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को जब भी सेल करते हो तो आप 18% तो लगाते ही लगाते हो, एडिशनल 3% भी उसके ऊपर आप लगा रहे होते हो। तो ये आपकी क्या है? टैक्सेबल सेल है। अगर लोकल है तो आपने जब चीज़ बेचनी होती है तो उसको जब इनवाइस बना के दोगे तो आप देखोगे कि क्या ये बंदा रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में। अगर रजिस्टर्ड है तो 18% आप लगाओगे सेल टैक्स। अगर वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स में तो आप 18% प्लस 3% लगो। अच्छा, अगर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर दी, से होंडा कार्स वालों ने कोई गाड़ी बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर दी, तो ये है टैक्सेबल सेल ही। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर 0% आपने सेल टैक्स लगाना है। ये जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। क्यों? क्योंकि वो मुल्क के अंदर जो है ना वो डॉलर्स लेके आ रहे होते हैं, तो उनको बेनिफिट देना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप जब एक्सपोर्ट करो ना तो उसके ऊपर सेल टैक्स ना लगाओ, क्योंकि जब आप सेल टैक्स लगाते हो ना, से कि 100 रुपये की चीज़ है, जब आप इसके ऊपर सेल टैक्स लगाओगे तो वो आप कितने की बिकेगी? 118 रुपये की, सॉरी 118 की हो जाएगी, यानी वो महंगी बिक रही होगी। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर चीज़ भेजो तो बाहर तो बड़ा कंपटीशन है भाई। अगर आपने उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगा दिया तो आपकी चीज़ बाहर महंगी जा रही होगी, बाहर के मुल्कों में लोग कम खरीदेंगे तो डॉलर्स कम आएंगे पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। सो उन्होंने कहा कि भाई जब आपने एक्सपोर्ट करनी है तो आपने जितने की चीज़ है उतने की बेचनी है, उसमें सेल टैक्स ऐड नहीं करना। वो 100 की ही बात जाएगी, लेकिन ये स्टिल टैक्सेबल कहलाएगी। लेकिन टैक्सेबल होने की सूरत में इसके ऊपर रेट क्या है? सेल टैक्स का 0%। तो अब आपने याद रखना है, सेल्स जो हैं वो टैक्सेबल अगर है तो टैक्सेबल, अगर तो लोकल सेल है तो उसके लिए क्या है, और अगर वो एक्सपोर्ट है तो 0% सेल टैक्स है। अगर लोकल है और रजिस्टर्ड पर्सन को है तो 18% सेल टैक्स, और अगर नॉन रजिस्टर्ड को है तो 18% प्लस 3%। अच्छा, फिर होती हैं कुछ एग्जाम्प्ट सेल्स, जिनके बारे में बता दिया गया है कि ये एग्जाम्प्ट है, इनके ऊपर सेल टैक्स लगता ही नहीं। यहाँ इनकी कहानी खत्म। अच्छा, परचेजेस की बात कर लेते हैं।
परचेजेस की बात करें तो हम कह रहे थे कि होंडा कार्स वालों ने डिफरेंट चीज़ें परचेज की थी। अच्छा, अगर तो उन्होंने किसी रजिस्टर्ड बंदे से परचेज की है तो वो उसके ऊपर इनपुट टैक्स दे रहे होंगे 18%। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है, सेल टैक्स ही, लेकिन वो उसको खरीदारी के ऊपर जो है टैक्स दे रहे होंगे 18% के हिसाब से दे रहे होंगे जिस बंदे से खरीदी, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर उसको कोई सेल टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो आगे जमा ही नहीं करवाएगा, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो अपनी जेब में डालेगा, उससे बेहतर है आपने उसको देने ही नहीं। तो आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको सर्विसेज दे रहा है, वो आपको जो पर्ची बना के देता है ना, वो उसके ऊपर सेल टैक्स समटाइम नहीं लिख रहे होते। हॉस्पिटल्स बड़े बड़े फिर भी लिख रहे होंगे, लेकिन एक अकेला जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है अपने घर में बैठ के, या छोटा सा उसने क्लिनिक बनाया हो, तो वो जब आपको इन्वाइस देंगे या पर्ची बना के देंगे ना, उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं देते, लिख ऐड करके नहीं देते, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन जब आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ से जो चीज़ भी खरीदोगे तो वो आपको इनवाइस के ऊपर सेल टैक्स लगा के 18% के हिसाब से देंगे, और आपने उनको पेमेंट भी एक तो जो चीज़ खरीदी है उसकी करनी है, प्लस 18% ऊपर करना। लेकिन अगर डॉक्टर कहे कि मेरी फ़ीस है 5,000 और मैं इसके ऊपर 18% आपसे सेल टैक्स भी लूँगा, और वो कहे कि भाई मैं रजिस्टर भी नहीं हूँ, तो आप उसको ये नहीं देंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास पहुँचने नहीं है, क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है। तो परचेजेस के केस में अगर आपने परचेजेस किए हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो कुछ भी टैक्स नहीं देते, अगर रजिस्टर्ड पर्सन से किए हैं तो आपने 18% उसके ऊपर सेल टैक्स देना होता है। फिर हमारे पास डेफिनेशन है टैक्सेबल एक्टिविटी की। एक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई भी अमल। कोई भी अमल आपका टैक्सेबल कब होता है? तो टैक्सेबल एक्टिविटी की जो सेल टैक्स एक्ट में डेफिनेशन है वो ये है कि टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी carried on by a person whether or not for profit। कोई भी बंदा एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो चाहे वो प्रॉफिट के लिए कर रहा हो या नॉट फॉर प्रॉफिट कर रहा हो। जैसे आप अगर देखो कि हम अगर किसी बिजनेस की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि कपड़ों का स्टोर है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए एक एक्टिविटी ये कर रहे होते हैं कि वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, उसके ऊपर वो आपसे पैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है और ये प्रॉफिट के लिए होती है। समटाइम क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जब उन्होंने नया नया स्टोर ओपन किया होता है तो से कि वो सैंपल के तौर पे कुछ चीज़ें फ्री भी दे रहे हैं। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी है लेकिन है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कहलाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? नंबर वन में आता है एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। ये जो एक्टिविटी है जिसको हमने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और ये टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? ये बिजनेस की फॉर्म में भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ट्रेड की फॉर्म में भी और मैन्युफैक्चर की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद ये एक्टिविटी है डेट इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, जिसमें आप गुड्स बेचते हो या सर्विसेज देते हो या कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, यानी गुड्स भी देते हो प्लस सर्विसेज भी देते हो। ठीक है, तो ये भी एक्टिविटी क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी। तीसरा है अ वन ऑफ एडवेंचर। वन ऑफ एडवेंचर का मतलब क्या है कि कभी कभार। ठीक है, कभी कभार। तो अगर आपने कभी कभार कोई ऐसा काम किया है जो ट्रेड की तरह का है तो वो भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कहलाएगा। फिर है एनीथिंग डन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, समटाइम आप कोई नई ब्रांच स्टार्ट करते हो, उसको ओपन करते हो, उसको कमेंस करते हो। कमेंस का मतलब है शुरुआत करना। तो जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो या बिजनेस बंद कर रहे होते हो तो उस टाइम भी आप समटाइम क्या कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा सेल्स वगैरह ऑफर कर रहे होते हो, कोई भी एक्टिविटी, इस सूरत में भी जो आप परफॉर्म करोगे वो भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन है कि भाई एक तो आपको कहा गया कि कोई भी टैक्सेबल एक्टिविटी कौन सी होगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जो एक बंदा कर रहा होगा चाहे प्रॉफिट के लिए या प्रॉफिट के बगैर। ये मैंने आपको ना वैसे करने के लिए किया है, ये सेल टैक्स की वर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा था। और इसमें शामिल क्या क्या होता है, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स। फिर एक्सेप्शन है, ये 4 पॉइंट तो इसमें शामिल हैं बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन ये दो नीचे वाले पॉइंट शामिल नहीं होंगे। द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। देखो, जो एक एम्प्लॉय होता है ना, वो भी अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज ही दे रहा होता है, लेकिन वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लग सकता। ये वो तो एक एम्प्लॉयमेंट का जो है ना, उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है, उसके तहत वो उसको सर्विसेज दे रहा होता है,
उसके ऊपर इनकम टैक्स वगैरह लग रहा होता है। सेल टैक्स में वो सर्विस नहीं होती। देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो सर्विस दे रहा है उसके ऊपर वो सेल टैक्स लगाएगा। लेकिन अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पे जॉब कर रहा है और अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहा है उसके ऊपर वो सेल टैक्स नहीं लगा सकता, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है उसकी सेल टैक्स के हिसाब से। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन एज प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी। समटाइम कुछ लोगों की हॉबी होती है वो चीज़ें बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फ्री के तौर पे, तो ये भी आप कहोगे कि ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, कि एक बंदे की आदत है कि वो चीज़ें वगैरह बना के तो फ्री में वो बांट रहा होता है, तो ये भी इसकी डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये भी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, इसको भी आपने रटा रुटा नहीं लगाना, ये ऊपर वाली ही सारी चीज़ें। तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन थी। फिर हमारे पास डेफिनेशन है सप्लाई की। अब ये काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है सप्लाई की, इसको आपने साथ साथ समझते रहना है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है, जैसे आप कभी किसी स्टोर पे जाओ और आप कोई चीज़ मांगो और वो आपको कहे कि सर पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, तो ये एक किस्म की वही सप्लाई है। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है सेल टैक्स एक्ट के अंदर। सप्लाई का मतलब है अ सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। आप चाहे कुछ चीज़ बेच दो उसको भी सप्लाई कहेंगे, या आप किसी को हक दे दो कि तुम ओनर की तरह इस चीज़ को डिस्पोज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी सप्लाई कहलाए। देखिए, आपके पास एक लैपटॉप है, आपने वो लैपटॉप जो है वो अपने किसी दोस्त को बेच दिया, तब भी यही कहलाया जाएगा कि आपने सप्लाई की है। या आपने उसको फ्री में कहा कि आज से ये तुम्हारा हुआ, चाहे तो उसको अभी तोड़ दो चाहे इस्तेमाल करो, तो फिर भी यही समझा जाएगा कि आपने उसको वो लैपटॉप सप्लाई कर दिया। इंक्लूडिंग सेल अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट का मतलब होता है कि किस्तों पे कुछ चीज़ बेचना। आप अपने दोस्त को लैपटॉप दो, आप कहो कि ये लैपटॉप ले लो, ठीक है, 5,000 का लैपटॉप है फॉर एग्जाम्पल, और हर महीने, पहले महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, हज़ार हज़ार रुपया करके मुझे ये पैसे दे देना। तो जब आपने ये इसको दिया, जब आपने एग्रीमेंट किया, तो उस टाइम ये समझा जाएगा कि आपने सप्लाई कर दी है, चाहे आपको पैसे किस्तों में मिल रहे हैं। ठीक है, एंड आल्सो इंक्लूड, और इसके अंदर शामिल है पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ टैक्सेबल एक्टिविटी। ये हमने टैक्सेबल एक्टिविटी पढ़ी ना, टैक्सेबल एक्टिविटी के अंदर ही आपने कुछ चीज़ प्रोड्यूस की है, उसको आप प्राइवेट काम के लिए यूज़ कर लो, बिजनेस के लिए कर लो, या नॉन बिजनेस के लिए कर लो, वो भी सप्लाई ही समझी जाएगी। अब हम इस पहले पॉइंट को ना, ये सप्लाई का अभी हमने पॉइंट ए पढ़ा है, ठीक है? इस पॉइंट को अब हम मज़ीद डिस्कस करते हैं, इसके मज़ीद भी पॉइंट्स हैं, तो इसको अच्छे से याद करना है। सप्लाई क्या है, उसमें पहला पॉइंट ये है, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज़ ऑफ गुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टैक्सेबल एक्टिविटी। तो ये क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। पॉइंट ए को अगर हम डिस्कस करें तो सप्लाई का मतलब क्या बना? सप्लाई का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ सेल कर दी तो ये भी समझा जाएगा कि आपने सप्लाई कर दी है। ठीक है, यानी डिस्पैच कर दियो आपने कस्टमर को, तो ये सेल होगी, सप्लाई होगी। अच्छा, नॉर्मली सप्लाई का मतलब ना सेल ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि सप्लाई जो वर्ड है ना, इसका सेल टैक्स एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ब्रॉडर मीनिंग है सेल से। ठीक है, सेल तो वो एक्टिविटी होती है जिसमें आप कोई चीज़ बेचते हो पैसों के अगेंस्ट, तो वो सेल कहलाती है। लेकिन सप्लाई में आपकी सेल भी शामिल है। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है, यानी कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड एज ओनर, तो वो भी क्या है? सप्लाई है। फिर अगर आपने सेल की है हायर परचेज एग्रीमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट के ऊपर सेल किया, तो वो भी सप्लाई समझी जाएगी। फिर अगर आपने घर कोई चीज़ ले गए अपने बिजनेस से, प्राइवेट यूज़ में आपने डाल दिया है, तो वो भी आपके सप्लाई कहलाएगी। फिर बिजनेस यूज़, यानी कि यूज़ कर लिया एडमिन ऑफिस के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, तो वो भी आपके सप्लाई कहलाएगी। फिर नॉन बिजनेस, यानी कि आपने चैरिटी वगैरह कर ली, तो तब भी सप्लाई कहलाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक टिश्यू बॉक्स है, आप ये टिश्यू बॉक्स जो है वो बनाते हो, ठीक है, ये टिश्यू बॉक्स है। अच्छा, ये टिश्यू बॉक्स आप बनाते हो, रोज़ पेटल आपका बिजनेस है। अगर ये टिश्यू बॉक्स आपने अपने कस्टमर को बेचा, यानी सेल किया, तो ये भी आपकी सप्लाई ही कहलाएगा। अगर ये आपने अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर दिया, तो ये भी आपकी सप्लाई कहलाएगा।
अगर ये आपने किसी को किस्तों पे दे दिया तो ये भी आपकी सप्लाई कहलाएगा। अगर आप ये एक टिश्यू का बॉक्स अपने घर ले गए इस्तेमाल के लिए तो ये भी सप्लाई ही समझा जाएगा। अगर आपके एडमन वाले स्टाफ ने, ठीक है, ये वर्कर्स ने कहा सर एक टिश्यू, हालांकि आप बना टिश्यू रहे हो, उन्होंने कहा एक टिश्यू ज़रा हमें दे दें बिजनेस के यूज़ के लिए, तो ये भी आपकी सप्लाई ही समझा जाएगा। फिर अगर आपने उसको क्या किया, किसी को चैरिटी के तौर पर मांगने वाला आया, आपने कहा ले भाई टिश्यू का बॉक्स ले जा, ये भी आपकी सप्लाई समझा। यानी सप्लाई क्या है कि आपने सेल की उसके ऊपर सेल टैक्स देना है, किसी को गिफ्ट दिया उसके ऊपर भी सेल टैक्स देना है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज़ बेची उसके ऊपर भी सेल टैक्स देना है, अगर आपने उसको पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया उसके ऊपर भी सेल टैक्स देना है, अगर आपने बिजनेस यूज़ के लिए ले लिया फिर भी आपने सेल टैक्स देना है, और अगर आपने नॉन बिजनेस यानी कि कोई चैरिटी वगैरह कर दिया तो उसके ऊपर भी आपने सेल टैक्स देना है। सॉरी। फिर हमारे पास इसी पॉइंट का, ये जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं सप्लाई, इसका ए पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका बी पॉइंट है हमारे पास। बी पॉइंट में वो कहता है ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई डेट। ठीक है, एक बिजनेस है, से कि हमने ये टिश्यू पेपर वाला बिजनेस कहा, ये इसने ना कोई कर्जा लिया हुआ था बैंक से, इस बिजनेस ने जो कि टिश्यू बॉक्स बनाते हैं। अच्छा, अब कर्जे के पैसे चुकाने थे, इनके पास पैसे थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि ऑक्शन कर दिया अपना सारा स्टॉक। ठीक है, ऑक्शन से मुराद क्या है कि आपने इसकी वो जिसको कहते हैं यार नीलामी कर दी। ठीक है, आपने उसको नीलाम कर दिया या आपने उसको बेच दिया सारे स्टॉक को, ताकि आप अपना कर्जा ख़त्म कर सको, कर्जा चुका सको, तो ये भी सप्लाई ही समझा जाएगा। फिर पॉइंट है सी। पॉइंट सी है कि पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर डी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पोजेशन ऑफ गुड्स इज अज्यूम्ड एज सेल्स। अच्छा, एक बंदा जनवरी 2025 के अंदर रजिस्टर्ड था और फेब 2025 के अंदर उसने अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया। अब इस स्टेज के ऊपर, ठीक है, जब उसने अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया तो उस टाइम जो उसके पास टैक्सेबल गुड्स थी, जो उसने पोजेस की हुई थी, अपने पास स्टॉक में रखी हुई थी, यानी कि पोजेशन ऑफ गुड्स, जो उसके पास गुड्स पड़ी थी इमीडिएटली बिफोर डी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन करवाने से बिल्कुल पहले जो उसके पास गुड्स थी वो उसकी पोजेशन में जो थी, इसको भी हम कहेंगे कि ये भी एक किस्म की उसने सप्लाई कर दी। यानी एक बंदा कह रहा है कि मैंने अब डी रजिस्टर होना है, तो डी रजिस्टर होते वक्त उसके बाद जितनी भी स्टॉक में गुड्स पड़ी हैं वो सारी भी उसकी सप्लाई समझी जाएगी, उसको उसके ऊपर भी सेल टैक्स देना होगा। इसको ज़रा समझते हैं। ठीक है, से एक पर्सन रजिस्टर हुआ जनवरी में और उसने डी रजिस्टर करवा लिया अपने आप को 1 फेब को। अच्छा, उसके पास 50 यूनिट पड़े हुए थे एज क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 जनवरी, यानी कि इमीडिएटली 1 फरवरी को वो डी रजिस्टर हुआ है, उससे बिल्कुल पहले पहले 31 जनवरी को उसके पास जो थे 50 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, उसके पास अनसोल्ड आइटम्स पड़ी थी। तो ये इसकी बात हो रही है, इसको भी आपकी सप्लाई ही समझा जाएगा। ये बंदा जैन में रजिस्टर हुआ था। ठीक है? इसने सोचा कि 1 फेब को ये अपने आप को डी रजिस्टर करवा ले, तो इसके बाद 50 यूनिट जो उसने परचेज़ किए थे जनवरी में, उसको भी क्या किया जाएगा, इनपुट के तौर पे माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये उसको, अब इसको ज़रा समझना है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाली जो बात, इसको पहले समझते हैं। होता ऐसे है कि जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, तो आप कहते हो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि अगर आपने 500 की चीज़ें बेची हैं तो इन बेची हुई चीज़ों की कॉस्ट कितनी है, से कि हम कहते हैं 400, तो फिर आपके पास 100 की आती है कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी 400 की आती है कॉस्ट ऑफ सेल, और ये आता है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, इतना आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। ये तो हो गया अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में हम सेल में से उसी की ही कॉस्ट निकालते हैं जो आपने चीज़ें बेची। लेकिन जब हम आउटपुट इनपुट की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम सेल की बात नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पे टैक्स की बात कर रहे होते हैं। से कि आपने आउटपुट, यानी कि आपने कोई चीज़ बेची, हम कहते हैं कि से कि आपने 62 यूनिट्स किसी चीज़ के बेचे और 850 रुपये का एक यूनिट था। ठीक है, आपने उसके ऊपर 18% सेल टैक्स लगाया, तो ये आपका सेल टैक्स था, यानी कि ये आपका आउटपुट टैक्स था 9486 रुपये का। अब आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं, 62।
सेल टैक्स वाले आपको इजाज़त देते हैं कि भाई जब आपने इनपुट लेना है ना तो इन 62 यूनिट्स का ही इनपुट ना लो, बेशक इससे ज़्यादा जो आपने परचेज किए हैं ना उसका भी आप इनपुट ले सकते हो। तो इस बंदे ने देखिए जनवरी के अंदर जो है वो बेची कितनी 62, ठीक है, उसके ऊपर इसने आउटपुट टैक्स लिया। इनपुट टैक्स के तौर पे इसने जो परचेजेस जनवरी में की थी वो 90 यूनिट्स इसने खरीदे थे। देखिए ये ट्रेडर है, खरीद के आगे बेच देता है, तो इसने खरीदे 90 थे, उसमें से बेचे 62 हैं। लेकिन ये 90 के ऊपर 500 के हिसाब से इसने 90 खरीदे थे, इसके ऊपर जितना भी उसने सेल टैक्स पे किया था इसको इनपुट के तौर पे इसमें से लेस करने की इजाज़त है। का मतलब ये है कि ये जो 90 यूनिट इसने खरीदे थे जनवरी के अंदर, ये 90 यूनिट का जितना भी टैक्स था इसने सारे का सारा क्लेम कर लिया जो 62 यूनिट्स इसने बेचे हैं उसके अगेंस्ट। देखा जाए तो 62 का ही इनपुट क्लेम करना चाहिए था, लेकिन सेल टैक्स वाले कहते हैं कर लो, जो बाकी यूनिट्स बच के हैं आपके अगले महीने वो भी तो बेचोगे ना, तो जब वो बेचोगे तो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। इसलिए ये पॉइंट सी लिखा गया कि अगर आप डी रजिस्टर हो जाओ, अब फरवरी में सेल टैक्स वालों ने तो कहना था कि बाकी यूनिट 90 में से जो भी नहीं बिके वो आप फरवरी में बेचोगे तो आउटपुट उसका जमा करवा दोगे, लेकिन फरवरी में इसने अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया। देखिए ये कॉटेज इंडस्ट्री में चला गया। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, देखिए इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल कर गया फरवरी में, तो इसने कहा भाई मुझे डी रजिस्टर करो। अब ये जो बेनिफिट 90 यूनिट्स का वो ले चुका था इनपुट के तौर पे, इसको लेस कर चुका था अपने आउटपुट में से जनवरी के अंदर, और इसमें से बेचे उसने सिर्फ 62 थे, बाकी रहते थे, कितने रहते थे, आई थिंक 28 रहते थे। 28 यूनिट्स के ऊपर उसने अभी आउटपुट जमा करवाना था, जो कि अब वो नहीं करवा रहा होगा क्योंकि वो डी रजिस्टर हो गया। इसका मतलब ये है कि उसको एफबीआर वाले कह रहे हैं ये जो 28 यूनिट आपके पास पड़े थे ना अनसोल्ड, ये सारे के सारे आपकी सप्लाई समझे जाएंगे, इसके ऊपर 18% के हिसाब से आप सेल टैक्स जमा करवाओ। ठीक है, अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। ये बंदा जनवरी में रजिस्टर था, इसने सोचा कि 1 फरवरी से अपने आप को डी रजिस्टर करवा लूँ। ठीक है, 50 यूनिट को इसने परचेज किया था जनवरी में। ठीक है, और इसने इनका माइनस कर लिया था इनपुट, जैसे यहाँ पे हमने 90 यूनिट्स का कर लिया। अब 50 यूनिट्स को फरवरी में सेल करेगा तो रिकॉर्ड करेगा आउटपुट, लेकिन ये नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये डी रजिस्टर हो गया है, तो इससे हुकूमत को नुकसान होगा। इसलिए हुकूमत कह रही है कि 31 जनवरी को आपके पास ये जो 50 यूनिट अनसोल्ड पड़े हैं इसको सेल अज्यूम करो, ताकि वो अपना लॉस रिकवर करे, उसके ऊपर 18% के हिसाब से सेल टैक्स दो। अच्छा, फिर उसी का सप्लाई का पॉइंट नंबर डी है। In case of manufacture of goods belonging to another person, the transfer or delivery of such goods to the owner or to the person nominated by him, इसको भी सप्लाई समझा जाएगा। ठीक है, इसको भी ज़रा समझते हैं इस पॉइंट को भी। अगर होंडा ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदा और सोचा कि टायर किसी और से बनवा ले, तो होंडा ने टायर का रॉ मटेरियल से के इमरान खान को दे दिया कि वो अपनी फैक्ट्री के अंदर बना दे टायर्स। ठीक है, तो इमरान खान ने जब बना के टायर्स होंडा को या उसके एजेंट को दिए वापस करेगा, तो ये समझा जाएगा कि इसने इमरान खान ने होंडा को टायर्स सेल किए हैं, ये भी उसकी सप्लाई समझी जाए। अब जरा इसको पढ़ें। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, कोई चीज़ बनाई है आपने, मैन्युफैक्चर की है गुड्स जो कि बिलोंग करती थी किसी और से, यानी कि इमरान खान ने मैन्युफैक्चर की हैं चीज़ें जो कि बिलोंग करती थी होंडा से। जब वो ये चीज़ें बना के डिलीवर करेगा होंडा को, ठीक है, ओनर को, या कोई भी बंदा उसने अगर उसके लिए नॉमिनेट किया हुआ है, कोई और थर्ड पर्सन नॉमिनेट किया, उसको जब वो बेचेगा तो ये भी समझा जाएगा कि इमरान खान ने सप्लाई किया, वो भी इसके ऊपर सेल टैक्स लगाएगा। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल होंडा ने दिया था इमरान खान को और कहा था कि भाई हमें टायर बना के दो, तो ये जो टायर बना के वो दे रहा है ये भी सप्लाई समझी जा रही है, इसके ऊपर भी वो सेल टैक्स चार्ज करेगा। और ई पॉइंट है प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी सप्लाई समझी जाएगी। अगर कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है बिजली को, ट्रांसमिट कर रही है तारों के थ्रू पहुंचा रही है, या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिफरेंट जो पावर हाउसेज हैं उनको, तो ये भी आपकी सप्लाई समझी जाएगी, इसके ऊपर भी सेल टैक्स लगेगा। द बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज में स्पेसिफाई अदर ट्रांजैक्शन एज सप्लाई। बोर्ड के पास ये पावर है कि वो फेडरल मिनिस्टर जो कि इंचार्ज होगा उसके अप्रूवल के साथ जो है कुछ और ट्रांजैक्शन को भी सप्लाई की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ई तक पॉइंट है तो वो एफ जी एच आगे और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई।
चलें, आई थिंक काफ़ी हो गया आज के लेक्चर में, काफ़ी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।